आई एम फाइन, हाउ आर यू? चलो ठीक है। अच्छा 2 मिनट और है। अच्छा, किसी और ने इवैल्यूएशन परफॉर्म किया मार्क्स का? जिन लोगों ने कल नहीं किया था? 113, गुड। आप और अच्छा कर सकते हो बेटा। और 124, 130, 146, 146 is good performance. 100, 130, good, good, good. 145 is good, very good. 117 is also good. ये आएगा परफॉर्मेंस, धीरे धीरे ऊपर आएगा डेफिनेटली। 119, 130, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो 112। आवाज ढंग से नहीं आ रही। आवाज नहीं। अरे नेताजी, नेताजी कहाँ गए नेताजी? अच्छा बोल रहे हैं इट्स क्लियर। फैन चालू है ही नहीं बेटा। थोड़ा सा सुनो तुम अपने मोबाइल पे भी, है ना? हाँ, नहीं कुछ बच्चे बोल रहे थे वाइब्रेशन आ रहा है, तुम अपने उस पे मोबाइल पे सुन लो, बस इतना सा। चलो बेटा, आज की क्लास चालू करते हैं। और थ्योरी के पॉइंट्स लिखो आप। जो एक नाम मैं जल्दीबाजी में बताना भूल गया था, गिलबर्ट ने जो थ्योरी दी थी बार मैग्नेट वाली, ठीक है? दूसरी थ्योरी जो कन्वेक्टिव मोशन के कारण है, उसको कहते हैं डायनमो इफेक्ट। दैट इफेक्ट इज कॉल्ड डायनमो इफेक्ट। जहां जो मोल्टन लावा है, मोल्टन लिक्विड है, उसके मूवमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड डायनमो इफेक्ट। मैं नाम बताना भूल गया था, तो ये सबसे पहला पॉइंट वही है। फिर कल थोड़ा सा बता दिया था, एक बार फिर इसको रिपीट कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पोल्स पे, एट पोल्स बी एच इज जीरो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो है, ये कल बता दिया था मैंने। और एक बार फिर से उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। हमने ये समझा कि भैया ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अलोंग सरफेस होता है, वर्टिकल डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है ना? ये अपन ने देख लिया था। यहां पर ये है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, सेंटर से दूर जाता हुआ डायरेक्शन, ये है अलोंग सरफेस डायरेक्शन। तो जहां पोल है, मान लीजिए ये साउथ पोल पे खड़ा हूं, जियो मैग्नेटिक साउथ जिसको कहते हैं, जियो मैग्नेटिक साउथ, तो नीचे नॉर्थ पोल दबा पड़ा है, तो नॉर्थ पोल से फील्ड सीधी सीधी बाहर आएगी। तो नॉर्थ पोल दबा पड़ा है जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पे, इधर साउथ पोल दबा है, और जियो मैग्नेटिक, ये गलत प्लॉट कर दिया, जियो मैग्नेटिक साउथ, वहां पे नॉर्थ पोल दबा पड़ा है, तो वहां फील्ड लाइन एग्जैक्टली बाहर आएगी। तो यहाँ साउथ जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पे साउथ पोल अंदर दबा पड़ा है, तो साउथ पोल की तरफ फील्ड लाइन जाएगी, और यहाँ पे नॉर्थ पोल दबा पड़ा है, तो उससे फील्ड लाइन बाहर आएगी। तो ये भी समझा था। सो कंपास नीडल कैन अलाइन इन एनी डायरेक्शन, और टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर इज इनफाइनाइट, ये समझा देता हूं, ठीक है? और इसका रीजन देखो, 2-3 पॉइंट्स और ऐड करना है। ये मैंने अभी आपको पिछले डायग्राम में ही बता दिया था कि यहाँ साउथ पोल दबा पड़ा है जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पे, तो फील्ड ऐसी अंदर जा रही है साउथ पोल की तरफ। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो, ये आपने लिख लिया। यहाँ एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, अर्थ की फील्ड नीचे की तरफ जा रही है, तो यहाँ एंगल ऑफ डेक्लिनेशन +90। हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बना रही है 90 का, और नीचे जा रही है फील्ड, तो +90। जियो मैग्नेटिक साउथ पोल पे नॉर्थ पोल दबा पड़ा है, वहां फील्ड बाहर आएगी, फील्ड बाहर आएगी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ही नहीं, अलोंग सरफेस कोई कंपोनेंट नहीं है, ठीक है? ये कंपोनेंट नहीं है। बट ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये 90 है, लेकिन -90 कहलाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में -90, ठीक है? अरे अर्थ के लिए बता रहा हूं भाई, ठीक है? दिस इज वैलिड फॉर अर्थ। अब समझो, बहुत ध्यान से सुनो एक बार और। मान लो मैं जियोमैग्नेटिक साउथ पोल पे खड़ा हूं, ये साउथ पोल है,
तो अंदर नॉर्थ पोल दबा पड़ा है तो फील्ड ऐसी सीधी सीधी वर्टिकल डायरेक्शन में बाहर आएगी। फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में बाहर आएगी, प्लीज पे अटेंशन, फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में है, कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है। तो कंपास निडल जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करती है, ये कंपास निडल किधर अलाइन होगी? किधर भी, क्योंकि उसको अलाइन करने के लिए इस प्लेन में कोई फील्ड प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसको जिधर छोड़ देंगे वहां रुक जाएगी, उसको जहां छोड़ देंगे वहां रुक जाएगी। और एसएचएम का यदि टाइम पीरियड निकालना है तो सुनिए ध्यान से, उस कंपास निडल के लिए वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो फील्ड का कंपोनेंट है वही उसके मोशन को डिसाइड करेगा। तो यदि उसका टाइम पीरियड निकालेंगे तो बीएच की जगह क्या आ जाएगा? जीरो। बीएच की जगह क्या आ जाएगा? जीरो। सो टाइम पीरियड टेंस टू इंफिनिटी, टाइम पीरियड टेंस टू इंफिनिटी। ठीक है, ये पॉइंट अपने को और नोट करना है। और एक पॉइंट और, डिप नीडल, डिप नीडल जो कि वर्टिकल प्लेन में घूमती है। मान लीजिए कि ये मैं साउथ पोल पे खड़ा हूं, तो फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में, ये डिप नीडल किसी भी वर्टिकल प्लेन में सेट कर दो, मान लो इस वर्टिकल प्लेन में ये फ्रीली रोटेट कर सकती है, तो किधर अलाइन हो जाएगी? ये किधर अलाइन होगी? जल्दी बताओ। वर्टिकल डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी, विल अलाइन इन वर्टिकल डायरेक्शन, क्योंकि सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट प्रेजेंट है और ये नीडल वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर सकती है। तो जिस किसी भी वर्टिकल प्लेन में इसको छोड़ दोगे, मान लीजिए इस वर्टिकल प्लेन में फ्रीली रोटेट कर रही है, तो ये फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन है तो इसको अलाइन कर लेगी, इट अलाइंस इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है। अरे यार ये क्या कर रहे हो, फर्स्ट स्लाइड कितनी बार दिखाऊं मैं? तो ये आपको ध्यान रखना है, दिस हैपेंस एट पोल्स, एट पोल्स, ये सारी इंफॉर्मेशन पोल्स के लिए वैलिड है, एट पोल्स। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब एट मैग्नेटिक इक्वेटर, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ देता हूं मैं एक बार। एट मैग्नेटिक इक्वेटर BV is 0, so delta is 0. Dip needle aligns along horizontal direction for all positions except in plane perpendicular to magnetic meridian. Here it can align in any direction. Here it can align in any direction. फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, अब मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके मेमोराइज करने के लिए है, जितना मैं समझा रहा हूं बस उतना ही समझेंगे, बाकी विजुअलाइज करने की कोशिश नहीं करेंगे। आई कैन मेक यू फील एवरीथिंग, इसका फील डेवलप करा सकता हूं, ऐसा क्यों? बट आज समझ में आया, कल देखना दिमाग में सब चीजें जम्बल्ड अप हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं और एग्जाम में साल भर बाद सारी चीजें दिमाग में इतनी बुरी तरह से कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी कि आप घबरा जाओगे इस टॉपिक से। तो यहाँ पे जो टेक्निक मैं यूज कर रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, कि आपको मेमोराइज करना है ये स्टेटमेंट्स। ठीक है, डोंट ट्राई टू डिराइव देम। डिराइव करने की कोशिश करोगे वहां पे विजुअलाइज करके तो बहुत टाइम लूज करोगे और 90% प्रोबेबिलिटी है कि आप गलत करोगे। ये जो प्रॉपर्टीज अभी मैं लिख रहा हूँ, जितना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जितना समझा रहा हूँ, बस उतना ही समझेंगे, बाकी जो है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करेंगे। जैसे आप a+b² हर बार डिराइव करते हैं क्या? नहीं, यू हैव मेमोराइज्ड इट, ऑल्दो यू कैन डिराइव इट, यू कैन राइट नाउ आई कैन मेक यू हैव अ फील ऑफ इट, और आप डिराइव आज कर सकते हैं, कल फिर दिमाग में कंफ्यूजन होगा, तो हम रिस्क नहीं ले रहे हैं। डाउनवर्ड एंगल पॉजिटिव लेना है, यस, डाउनवर्ड एंगल पॉजिटिव लेना है। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब मैं जो आपको समझना है वो समझाता हूँ। मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है, ये पूरा डायग्राम आपके पास है, आप बहुत ध्यान से सुनो। किसी भी मैग्नेट के लिए, मान लीजिए मैग्नेट है ना, यहाँ साउथ यहाँ नॉर्थ, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये इसका एक्सिस हो गया। एक्सिस पे जो फील्ड है वो मैग्नेटिक मोमेंट के अलोंग होती है, एक्सिस पे जो फील्ड होती है वो मैग्नेटिक मोमेंट के अलोंग होती है, डायपोल मोमेंट के अलोंग होती है, हमको मालूम है। और इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो दोनों पोल से सेम डिस्टेंस पे है, दोनों मैग्नेटिक पोल से सेम डिस्टेंस पे है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका मतलब दोनों पॉइंट्स, दोनों पोल से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेम है। यहां पर फील्ड एग्जैक्टली
मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट होती है, यहाँ फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट के एग्जैक्टली अपोजिट होती है। अच्छा, इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं? वी कॉल दीज पॉइंट्स एज इक्वेटोरियल पॉइंट्स। ये इक्वेटोरियल पॉइंट्स हैं। तो इक्वेटोरियल पॉइंट्स पर फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट के एग्जैक्टली अपोजिट, ये हमको मालूम है। अब इसको एक बार फिर मैं ड्रॉ करता हूं और समझाता हूं। मान लीजिए ये अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये अर्थ का ज्योग्राफिकल एक्सिस नहीं, मैग्नेटिक एक्सिस। ये जियोमैग्नेटिक नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ पोल पड़ा है, यहाँ जियोमैग्नेटिक साउथ है तो यहाँ नॉर्थ पोल दबा पड़ा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा आया। ठीक है, अब ये जो पोजीशन है, बताओ ये पोजीशन क्या कहलाएगी? एक्सियल की इक्वेटोरियल, इस मैग्नेट के लिए एक्सियल की इक्वेटोरियल, जल्दी बताओ। इक्वेटोरियल। तो यहां पर इन दो पॉइंट्स पर जो फील्ड है इस मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में। तो जितने भी पॉइंट्स इक्वेटोरियल पॉइंट्स हैं जो दोनों पोल से सेम डिस्टेंस पे हैं, जितने भी पॉइंट्स दोनों पोल से सेम डिस्टेंस पे हैं इस सर्कल पे, दे आर इक्वेटोरियल पॉइंट। सभी की एक ही प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी है? इक्वेटोरियल पॉइंट जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, यहां पर फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट। तो देखो ध्यान से, मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट यानी अलोंग सरफेस ऑफ अर्थ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ गई, पूरी की पूरी फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ गई। पूरी फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ गई तो ये वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया? 0। और इस फील्ड का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल भी कितना आ रहा है? ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कहलाता है। वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया और हॉरिजॉन्टल के साथ इस फील्ड का एंगल कितना आ गया? 0। तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है फील्ड, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। तो ये मैंने समझाया आपको। मैग्नेटिक इक्वेटर पे बीवी की वैल्यू 0 होती है और डेल्टा भी 0। सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फील्ड है तो उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल भी 0 आ जाएगा। दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, फिर आगे के पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर। मैं उसको समझा रहा हूं क्या प्रॉपर्टी है। चलो ठीक है। डिप नीडल अलाइंस अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फॉर ऑल पोजीशंस एक्सेप्ट इन प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन। समझो, सिर्फ मैग्नेटिक इक्वेटर की प्रॉपर्टी बता रहा हूं। मान लीजिए मैग्नेटिक इक्वेटर पे खड़ा हूं मैं, तो मैग्नेटिक इक्वेटर पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स हैं, वर्टिकल प्लेन्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिकल प्लेन्स है। हम डिप सर्कल को किसी भी प्लेन में सेट कर दें, डिप सर्कल को, डिप नीडल को किसी भी प्लेन में सेट कर दें, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी। डिप नीडल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलाइन होगी। कहां? मैग्नेटिक इक्वेटर पे डिप सर्कल को कहीं भी सेट कर दो, डिप नीडल पॉइंट्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये पहला पॉइंट। लेकिन उसमें एक एडिशन भी है, एक्सेप्ट इन प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक इक्वेटर पे आप इस डिप सर्कल को मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर सेट करेंगे। ये एक यूनिक पोजीशन है। सिर्फ इस पोजीशन के लिए डिप नीडल किधर भी अलाइन हो जाएगी, जिधर छोड़ोगे उधर अलाइन हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार फिर, क्योंकि स्टेटमेंट समझना, डेरिवेशन नहीं है ये। इक्वेटर पे डिप सर्कल को किसी भी प्लेन में सेट करो, नीडल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, किसी भी पोजीशन में वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी, एक्सेप्ट वन पोजीशन। जब ये मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर सेट करते हैं तो डिप नीडल किसी भी डायरेक्शन में अलाइन हो सकती है एट मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है ये जनरल प्रॉपर्टी, इन प्लेन perpendicular to magnetic meridian at all places, in plane perpendicular to magnetic meridian, dip needle aligns in vertical direction, dip needle aligns in vertical direction except at magnetic equator, except at magnetic equator। इस पॉइंट को भी समझें। हम कहीं भी अर्थ के ऊपर कहीं भी चले जाएं और डिप सर्कल को वहां जो मैग्नेटिक मेरिडियन है उसके परपेंडिकुलर सेट कर देते हैं। डिप सर्कल को मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर सेट करते हैं तो डिप नीडल किधर अलाइन हो जाएगी? वर्टिकल डायरेक्शन, एक्सेप्ट एट मैग्नेटिक इक्वेटर। ऐसा काम मैग्नेटिक इक्वेटर पे करते तो अभी रिजल्ट दिया। यदि डिप सर्कल को मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर सेट करते हैं एट मैग्नेटिक इक्वेटर तो किधर भी अलाइन हो जाएगी, अब भी रिजल्ट दिया।
तो रिपीटेशन सिर्फ इसलिए कि आपको स्टेटमेंट्स में डिफरेंस समझ में आए, ठीक है। तो लास्ट टाइम हम डिप सर्कल को कहीं भी ले जाए, किस अर्थ के किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर सेट करेंगे तो डिप नीडल वर्टिकल डायरेक्शन में अलाइन होगी। लेकिन यदि यही काम हम मैग्नेटिक इक्वेटर पे करते हैं, उसको मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर सेट करते हैं कहां, इक्वेटर पे, तब वो किधर भी अलाइन हो सकती है। दिस यू नीड टू मेमोराइज, डोंट ट्राई टू विजुअलाइज। अब आगे आप लिखें, स्क्रीनशॉट ले ले, मैं समझाता हूं। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज न्यूट्रल पॉइंट। डेफिनेशन है पॉइंट वेयर फील्ड ऑफ मैग्नेट cancels horizontal component of Earth's magnetic field. This is a point where field of magnet cancels horizontal component of Earth's magnetic field. ठीक है, लास्ट स्लाइड क्या कर रहे हो यार। चलो, तो इसकी प्रॉपर्टी है जहां पर जो भी मैग्नेट दे रखा है उसकी फील्ड अर्थ की फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैंसिल कर देती है। और क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट की फील्ड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लड़के खत्म हो जाते हैं, तो बचा रह जाता है अर्थ की फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट। तो वहां रिजल्टेंट फील्ड कैलकुलेट करना है कभी भी, रिजल्टेंट फील्ड। तो अर्थ की फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इस पॉइंट पे मैग्नेट की फील्ड कैंसिल कर देगी, क्योंकि ये डेफिनेशन है न्यूट्रल पॉइंट की। तो वहां जो फील्ड बची रह जाएगी दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो रिजल्टेंट फील्ड एट न्यूट्रल पॉइंट इज बीवी, ठीक है, बहुत ही खतरनाक पॉइंट है। अब पहला केस है बार मैग्नेट के लिए न्यूट्रल पॉइंट। पहला केस है बार मैग्नेट के लिए न्यूट्रल पॉइंट, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं, सिर्फ दो स्टैंडर्ड पोजीशंस अपने को कवर करना है, ठीक है। कौन सी दो पोजीशंस? दोनों पोजीशंस में जो मैग्नेट है वो नॉर्थ साउथ के अलोंग रखा है। यही दो केसेस अपने को स्टैंडर्ड केसेस कवर करना है। बाकी यहां जो मैं अंडरस्टैंडिंग दूंगा उससे कोई भी नया केस आप एनालाइज करेंगे। तो एक बार मैग्नेट को ऐसे रखा है कि बार मैग्नेट का जो नॉर्थ है वो अर्थ के साउथ की तरफ है, और जो उसका साउथ पोल है वो अर्थ के नॉर्थ की तरफ है। वो पिछले वाले स्क्रीनशॉट में सब लिखा हुआ है, मैं एक बार फिर वो दिखा दूंगा। तो इधर न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा, तो आप ध्यान से सुनो और समझो। जैसे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, टेबल टॉप, यहां पे आपने मैग्नेट रखा है, और उसका नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ की तरफ है। उसका नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ की तरफ है, और अर्थ को अपन ग्रीन से शो करते हैं, अर्थ को अपन ग्रीन से शो करते हैं, अर्थ का साउथ और अर्थ का नॉर्थ। तो अर्थ की फील्ड के लिए अपन यूज कर रहे हैं ग्रीन कलर। तो अर्थ की फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर पॉइंट पे साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। और हमको ये पता करना है कि मैग्नेट को ऐसे रखने पर जो न्यूट्रल पॉइंट है वो एक्सिस पे है कि इक्वेटर पे है। अपने को आइडेंटिफाई करना है कि वो एक्सिस पे है कि इक्वेटर पे है। तो सुनिए ध्यान से, मैग्नेट को अपन ने ऐसे रखा है कि उसका नॉर्थ जो है साउथ की तरफ है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट उसका इस डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक मोमेंट, और ये एक्सिस हो गया। तो एक्सिस पर इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक मोमेंट के अलोंग, येलो कलर में मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड अपन प्लॉट कर रहे हैं इधर, एक्सिस पे इधर। और इक्वेटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेट की, वो मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। अपन मैग्नेट के लिए येलो यूज कर ले रहे, चलो। मैग्नेट को येलो से सिंबलाइज कर रहे हैं। तो मैग्नेट की फील्ड एक्सिस पे मैग्नेटिक मोमेंट के अलोंग, और इक्वेटर पे इसके अपोजिट। अब मुझे यहां देख के बताओ कि जो न्यूट्रल पॉइंट है वो एक्सिस पे मिल रहा है कि इक्वेटर पे। कहां मैग्नेट की फील्ड बीएच के अपोजिट जा रही है, एक्सिस पे। तो यहां पर जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा एक्सिस पे, दोनों तरफ एक एक पॉइंट मिलेगा। और एक्सिस पे ये जो न्यूट्रल पॉइंट है इसका डिस्टेंस पता करना मैग्नेट से, छोटे मैग्नेट के लिए काम कर रहे हैं।
एक्सिस पे वो पॉइंट सर्च करना है जहां मैग्नेट की फील्ड अर्थ की फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैंसिल कर रही है, तो बी एम इज इक्वल टू बी एच। और यदि ये डिस्टेंस पता करना है तो बताओ एक्सिस पे के एम बाय आर क्यूब की 2 km बाय आर क्यूब, तो एक्सिस पे 2 kp बाय आर क्यूब, तो 2 km बाय आर क्यूब। तो यहां से आपको रिक्वायर्ड पैरामीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है, यदि अपन मैग्नेट को ऐसे रखते हैं कि उसका नॉर्थ पोल जो है साउथ की तरफ है और साउथ पोल नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, देर आर टू न्यूट्रल पॉइंट्स ऑन एक्सिस। ये आपने स्क्रीनशॉट में पहले ले लिया। और कैसे डिसाइड करेंगे एक बार और रिपीट करूंगा, तो डोंट वरी, बहुत अच्छे से आप समझोगे। नेक्स्ट वाला केस जहां जहां मैग्नेट को ऐसे रखा है सेकंड पोजीशन कि मैग्नेट का नॉर्थ अब अर्थ के नॉर्थ की तरफ है। मैग्नेट अभी ये स्क्रीनशॉट नहीं लेने का है, अभी आप समझो। ठीक है, मैग्नेट का नॉर्थ जो है अर्थ के नॉर्थ की तरफ है और मैग्नेट का साउथ अर्थ के साउथ की तरफ है। पहले उल्टा था, मैग्नेट का जो नॉर्थ था वो साउथ की तरफ था, अर्थ के साउथ की तरफ। अब अपने को पता करना है कि न्यूट्रल पॉइंट एक्सिस पे रहेगा, इक्वेटर पे रहेगा, और उसका डिस्टेंस सुनिए ध्यान से, कभी भूल गए तो कैसे काम करना है। अर्थ को अपन ग्रीन से सिंबलाइज करते हैं, अर्थ इज ग्रीन, साउथ से नॉर्थ। और मैग्नेट जो है हमेशा इसी लाइन के अलॉन्ग रखा जाएगा, कभी उसकी ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगी। मैग्नेट को रखेंगे हमेशा इसी लाइन के अलॉन्ग, ये उसका इक्वेटोरियल प्लेन। और मैग्नेट को ड्रॉ कर देते हैं अपन येलो कलर से। अच्छा, अब अपन ने इसको ऐसे रखा कि इधर इसका नॉर्थ है और ये साउथ, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट इधर जा रहा है। तो यहां पर अपने को आइडेंटिफाई करना कहां न्यूट्रल पॉइंट है। तो अर्थ के फील्ड जो है वो हर जगह साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ये अर्थ की फील्ड, ये बी एच, दिस इज डायरेक्शन ऑफ बी एच, ये बी एच हर तरफ साउथ से नॉर्थ की तरफ। और मैग्नेट की फील्ड जो है ऑन एक्सिस मैग्नेटिक मोमेंट के अलोंग, और यहां पे अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट। तो अब ये पॉइंट कहां मिलेगा, इक्वेटर पे मिलेगा, कोई डाउट ही नहीं है। ये अब ये पॉइंट्स कहां मिलेंगे, इक्वेटर पे। और कितने पॉइंट्स मिलेंगे, यदि अपने को डिस्टेंस पता करना है इक्वेटर पे, तो ये जो फील्ड है मैग्नेट की फील्ड जो है वो बीएच को कैंसिल कर रही है, इट इज कैंसिलिंग बीएच। तो इक्वेट करेंगे, we write bm which is km by r cube is balancing bh। तो आपको रिक्वायर्ड पैरामीटर मिल जाएगा। दिस इज द गवर्निंग रिलेशन, और बहुत इजीली आप इसको रिकॉल कर सकते हैं। प्लीज नोट इट, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। यस यस हेमांग, यू आर करेक्ट। बताओ कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं इक्वेटर पे। 2 is wrong answer, 2 is wrong answer, you get infinite number of points। इसीलिए मैंने पूछा, यू गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेटोरियल पॉइंट्स, जहां की ये मैग्नेट की फील्ड किसी एक पॉइंट पे कैंसिल कर रही है, तो ये जितने भी इक्वेटोरियल पॉइंट्स है सब पे वो बीएच को कैंसिल करेगी। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स ऑन इक्वेटर। ठीक है, और प्रीवियस स्लाइड जिन लोगों को लेना थी फटाफट ये लो, फटाफट। ऐसे दुष्ट है ना, आलसी करते हैं, बड़े आलसी हो गए हैं। और मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना, उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे डिसाइड करते हैं कि किस पोजीशन पे क्या हो रहा है। डोंट ट्राई टू रिमेंबर, जस्ट डेवलप फील एंड अंडरस्टैंडिंग। स्क्रीन, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन से सारे केसेस में काम करने का तरीका क्लियर हो जाएगा।
पढ़ देता हूं. स्मॉल बार मैग्नेट इज प्लेस्ड सच दैट न्यूट्रल पॉइंट लाइज ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन एट डिस्टेंस a फ्रॉम इट. ठीक है. If BH is 0.25 Gauss, find first magnetic moment of magnet, second resultant field in horizontal direction at same distance on axis, third a distance and position of neutral point when magnet is rotated by 180 degrees. अभी मैंने समझाया नहीं, सिर्फ कोई वर्ड आपको कंफ्यूज कर रहा हो तो बस वो पढ़ के बता दिया कि वर्ड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. क्वेश्चन तो पूरा एक्सप्लेन करूंगा. मोहम्मद आप कनेक्शन चेक करो बेटा, यहां सब ठीक चल रहा है. ध्यान से सुनो बेटा, पे अटेंशन. बहुत ध्यान से सुनो. वो कहते हैं भाई कि जो न्यूट्रल पॉइंट है वो कहां है? ऑन इक्वेटर. प्लीज पे अटेंशन, पेन रख दो, बहुत ध्यान से सुनो, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो काम ऐसे करना है, हमेशा आप अर्थ के लिए साउथ और नॉर्थ पहले प्लॉट कर लो अर्थ के लिए, और मैग्नेट इसी लाइन के लॉन्ग रखते हैं, मैग्नेट भी रख दो. उसकी पोलैरिटी हमको डिसाइड करना है. मान लीजिए क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा पोल किधर है, तो सुनो. अब हमको कहते हैं, वो क्वेश्चन में ही बता दिया है कि जो न्यूट्रल पॉइंट है वो इक्वेटर पे है. तो ये साउथ और नॉर्थ माना तो अर्थ की फील्ड तो डेफिनेटली बीएच इस डायरेक्शन में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. इसके मतलब यहां पर मैग्नेट की जो फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, मैग्नेट की फील्ड इस डायरेक्शन में है. तो इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड बीएच को कैंसिल कर रही है, क्वेश्चन में दे रखा है. इसका मतलब ये मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल 180 होता है. इक्वेटर पे फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं. तो ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया. तो डोंट नीड टू रिमेंबर टू केसेस, ऑन द स्पॉट करेंगे. ठीक है. तो यहां पहले अपन ने पोलैरिटी डिसाइड करी. अब यदि अपने को एम कैलकुलेट करना है तो जो गवर्निंग रिलेशन है, यहां पर ये डिस्टेंस ए दे रखा है. इस डिस्टेंस ए की प्रॉपर्टी क्या है कि बी एम इज इक्वल टू बी एच. तो बी एम इज के एम बाय आर क्यूब इज इक्वल टू बी एच. तो यहां से m की वैल्यू मिल जाएगी a के टर्म्स में. k की जगह म्यू नॉट बाय 4 पाई 10 टू द पावर -7. ये जो है 10 टू द पावर -7 है. bh की वैल्यू आपको दे दी, a की न्यूमरिक वैल्यू दे दी, तो m की भी न्यूमरिक वैल्यू मिल जाएगी, नहीं तो आंसर a के टर्म्स में आ जाएगा. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, इसमें बहुत ध्यान से सुनना. अब वो कहते हैं कि सेम डिस्टेंस पर, इतने डिस्टेंस पर, एक्सिस पर रिजल्टेंट फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बताओ. तो रिजल्टेंट फील्ड में अर्थ की फील्ड तो इधर ही आएगी भाई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अर्थ की फील्ड तो इधर ही आएगी. मैग्नेट की फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट के अलोंग रहेगी. और सेम डिस्टेंस पे इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट पर फील्ड निकालना है. सेम डिस्टेंस पे तो एक्सिस पर फील्ड डबल हो जाती है, सबने पढ़ा है. हर छोटे डायपोल के लिए इधर 2kp/r³ या 2km/r³, और यहाँ पे सिर्फ kp/r³ या km/r³. तो सेम डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ फील्ड डबल हो जाएगी. तो भाई यहाँ पर डिस्टेंस ए और ये वाला डिस्टेंस भी ए है, तो एक्सिस पर ये जो फील्ड मैग्नेट की जो बीएच के बराबर है, यहाँ पे मैग्नेट की फील्ड बीएच के बराबर है, तो यहाँ मैग्नेट की फील्ड जो है 2BH हो जाएगी. सेम डिस्टेंस पे मैग्नेट की फील्ड एक्सिस पे डबल मिलेगी. तो यहाँ पे रिजल्टेंट फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इज 3BH. BH की वैल्यू दे दी है. इज दिस ओके? इज दिस क्लियर और नॉट? ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया. अब तीसरा पॉइंट, बहुत ध्यान से सुनेंगे. तीसरे पॉइंट में वो कहते हैं कि अब हम इसको उल्टा कर रहे हैं. ध्यान से सुनो बेटा. पहले जैसे रखा था अब उसका उल्टा कर दिया, ये नॉर्थ ये साउथ. तो अब हमको मालूम है भाई यहां पर ये अर्थ का साउथ और नॉर्थ थोड़ी चेंज होंगे. तो अब जो न्यूट्रल पॉइंट है वो कहां मिलेगा? अब मिलेगा वो एक्सिस पे. तो मैग्नेट की फील्ड जो है अब एक्सिस पे बीएच को कैंसिल करेगी, और यहां पर दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में हो जाएगी. ये मैग्नेटिक मोमेंट आपने उल्टा कर दिया, तो यहां मैग्नेट की फील्ड और अर्थ की फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों सेम डायरेक्शन में. तो अब न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा? एक्सिस पे.
और यदि ये डिस्टेंस पता करना है अपने को, ये नया वाला डिस्टेंस, तो ध्यान से सुनिए बेटा, इक्वेशन कैसे लिखेंगे। बी एम इज इक्वल टू बी एच, यहाँ जो डिस्टेंस आर पे मैग्नेट की फील्ड है दैट इज 2km/r³। दिस इज इक्वल टू बी एच। यदि अपने को बी एच की वैल्यू मालूम है तो अपन आर बी एच के टर्म्स में निकाल सकते हैं, आर को बी एच के टर्म्स में निकाल सकते हैं। या फिर अपने को ए के टर्म्स में आंसर चाहिए तो हमको मालूम है बी एच किसके बराबर है, बी एच एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू km/a³। बी एच इज एट दिस पॉइंट, दिस डिस्टेंस से। तो बी एच को ए के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो हम जानते हैं कि यहां पर डिस्टेंस ए पर ये जो फील्ड है दिस इज km/a³ विच इज इक्वल टू बी एच। तो आप देखो, आपको ए के टर्म्स में आंसर चाहिए तो बी एच को हटा के km/a³ लिख दो, और यदि आपको बी एच की वैल्यू दे रही है तो आर डायरेक्टली यहां से निकल जाएगा। मैं ये इक्वालिटी यूज कर रहा हूं, देखो यहाँ पे केम केम कैंसिल हो जाएगा, यू गेट 2a³ इज इक्वल टू r³। तो r is coming out to be 2 to the power 1/3 times a। ठीक है, इज दिस क्लियर? एक क्वेश्चन और ऐसा देखेंगे। ठीक है केशव, जल्दी नहीं रोट कर रहे हो आप। एक्सिस पे दो ही न्यूट्रल पॉइंट्स आएंगे बेटा, ठीक है। मैं पूरा केस एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूं। सेकेंड पॉइंट तक तो कोई डाउट नहीं, थर्ड पॉइंट में एक बच्चे ने डाउट पूछा, लेकिन सबके लिए फायदे की बात है। यदि अपन इसको 180 से टर्न कर देते हैं तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर आ जाएगा, मतलब नॉर्थ साउथ की तरफ चले जाएगा। तो इक्वेटर पे जो इसकी फील्ड है, इक्वेटर पे मैग्नेटिक की फील्ड अब बीएच के अलोंग हो जाएगी, क्योंकि अर्थ की फील्ड तो साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो नया न्यूट्रल पॉइंट अब एक्सिस पे मिलेगा। और यदि ये डिस्टेंस पूछा है तो कंडीशन क्या है, अब ये जो फील्ड है विच इज 2km/r³, अब ये बीएच को कैंसिल कर रही है। यदि अपने को बीएच के टर्म्स में ही काम करना है तो ये खत्म हो गया सॉल्यूशन। लेकिन यदि अपने को आर ए के टर्म्स में पूछा है तो इक्वेशन में ए लाना पड़ेगा। और हमको मालूम है भाई ये जो डिस्टेंस ए है, इक्वेटर पे डिस्टेंस ए पर मैग्नेट की फील्ड बीएच को कैंसिल कर रही है। तो इक्वेटर की इस कंडीशन से अपन बीएच ए के टर्म्स में लिख सकते हैं, km/a³ इज इक्वल टू बीएच, लिख दिया। ठीक है, प्रिंस क्लियर बेटा? प्रिंस, चलो ये कॉन्सेप्ट बड़े काम का है, तो एक क्वेश्चन और फटाफट इसका देख लेते हैं। न्यूट्रल पॉइंट इज ऑन एक्सिस एट डिस्टेंस r इज इक्वल टू a। ठीक है, फाइंड रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट r इज इक्वल टू a ऑन इक्वेटर, और फिर फाइंड r ऑफ न्यूट्रल पॉइंट इफ मैग्नेट इज रोटेटेड बाय 180 डिग्रीज, bh इज 0.2 गॉस। समझा रहा हूं क्वेश्चन पूरा, बहुत ध्यान से सुनेंगे, रिपीटेशन जरूरी है इस कॉन्सेप्ट का। वो कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट एक्सिस पे है। सुने, आप हमेशा अर्थ का साउथ और नॉर्थ ऐसे प्लॉट कर लें और मैग्नेट को रख दें ऐसे इसी लाइन के अलॉन्ग। अब वो कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट एक्सिस पे है, मतलब यहां पर ऐसा हो रहा है कि अर्थ की फील्ड जो कि साउथ से नॉर्थ की तरफ है, इस पॉइंट पर मैग्नेट की फील्ड इसे कैंसिल कर रही है। ठीक है, मतलब मैग्नेट की फील्ड यहां पर एक्सिस पर इस डायरेक्शन में है। तो एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट की और मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो ये नॉर्थ और ये साउथ मैग्नेट की पोलैरिटी। सबसे पहले अपन ने पोलैरिटी जज कर ली। ठीक है, अब यदि अपने को कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, जैसे मान लो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो ये डिस्टेंस दिया आपको ए। तो यहां जो गवर्निंग रिलेशन है, एक्सिस पर जो फील्ड डिस्टेंस ए पर है वो मिलेगी 2km/a³ से। ये फील्ड बी एच के बराबर है या बी एच इसके बराबर है, एक ही बात है। ये बड़े काम की कंडीशन है कि भाई न्यूट्रल पॉइंट दोनों कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो यहाँ 2km/a³ इज इक्वल टू बी एच। ठीक है,
शुड नॉट बी एनी डाउट। अब वो कहते हैं कि सेम डिस्टेंस पे यहां इसी पोजीशन में सेम डिस्टेंस ए पर यहां रिजल्टेंट फील्ड बताओ। तो यहां पर अर्थ की फील्ड और मैग्नेट की फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे भाई। ये अलग फील्ड है, ये एक्सिस पर है और ये इक्वेटर पे है, सेम डिस्टेंस पे। तो यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर मैग्नेट की फील्ड BH के बराबर है, एक्सिस पर मैग्नेट की फील्ड डिस्टेंस ए पर BH के बराबर है। तो सेम डिस्टेंस पर इक्वेटर पे बताओ किसके बराबर हो जाएगी? इसकी डबल किसकी आधी? इसकी डबल किसकी आधी? आधी हो जाएगी बेटा, क्योंकि इक्वेटर पे फील्ड आधी रहती है। तो दिस इज BH/2। यहां मैग्नेट की फील्ड BH के बराबर है, कैंसिल कर रही है। सेम डिस्टेंस पे इक्वेटर पे यही फील्ड मैग्नेट की आधी हो जाएगी। एक्सिस की फील्ड डबल रहती है, इक्वेटर की आधी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ रिजल्टेंट फील्ड आ गई, B रिजल्टेंट इज 1.5 टाइम्स BH। ठीक है, 3/2 BH इज द आंसर, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ये पहला पॉइंट हो गया। अब R निकालना है जब इसको 180 डिग्री से टर्न किया। तो सुने बेटा, यदि इसको 180 से टर्न कर देते हैं, मैं यहां टर्न कर देता हूं, नॉर्थ इधर आ गया, साउथ इधर आ गया। अब हमको मालूम है भाई, अर्थ की फील्ड तो इसी डायरेक्शन पे है और एक्सिस पर इसकी फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगी। मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट आपने उल्टा कर दिया, तो एक्सिस पे तो फील्ड इधर ही चली जाएगी, जो BH को कैंसिल नहीं कर पाएगी। तो अब न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा इक्वेटर पे। ठीक है, अब ये डिस्टेंस पता करना है। तो यहां पर ये ऐसा पॉइंट है जहां पर BM इक्वेटोरियल इज इक्वल टू BH, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट इधर, तो इक्वेटर पे फील्ड इस डायरेक्शन में। तो ये डिस्टेंस R निकालने के लिए कंडीशन Km/r3, इक्वेटर पे Km/r3 इज इक्वल टू BH। और BH को A के टर्म्स में लिखना है, तो BH पहले लिख लिया आपने A के टर्म्स में, BH को A के टर्म्स में लिखेंगे तो 2Km/a3। अब आप Km Km कैंसिल कर दो, आपको R A के टर्म्स में मिल जाएगा। नूतन, यस, रिजल्टेंट फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यस 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 मोहम्मद, बिल्कुल ठीक है। वर्टिकल दे ही नहीं रखा, अकाउंट करना ही नहीं है। ध्यान रखना, जब तक वर्टिकल कंपोनेंट गिवन नहीं है आपको यही बताना है। इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट होती है। बेटा ये क्या कर रहे हो उज्जवल? प्रक्षल, बिल्कुल बेटा, भेज देंगे आज। होमवर्क क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, आज सारे होमवर्क क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अरे अदीबा स्क्रीनशॉट लो बेटा, हाथ से नोट मत करो। चलो आगे बढ़े, आप नोट कर लिया सबने? आयुषी, बहुत इजी है बेटा। एक्सिस पर मैग्नेट की फील्ड अपन ने पता कर ली BH के बराबर, क्योंकि यह न्यूट्रल पॉइंट है। एक्सिस की फील्ड इक्वेटर की फील्ड की डबल होती है। ठीक है, मतलब इक्वेटर पे जो फील्ड है वो यहां जो फील्ड है उसकी आधी हो जाएगी। तो मैग्नेट की इक्वेटर पे सेम डिस्टेंस पे फील्ड, यहां जो फील्ड है उसकी आधी हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब वाइब्रेशन, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर करके जो इंस्ट्रूमेंट है वो कवर करना है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो तो फटाफट, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं पूरा कंटेंट, जल्दी एकदम पढ़ देता हूं। डिवाइस यूज्ड टू कैलकुलेट एंड कंपेयर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट्स। इट इज ऑल्सो यूज समटाइम्स फॉर एस्टिमेटिंग BH, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एस्टिमेट लेने के लिए भी इसको यूज करते हैं कभी कभी, बट मेन है कैलकुलेट एंड कंपेयर मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ बार मैग्नेट्स। तो एकदम सिंपल डिवाइस है, धागे से एक मैग्नेट को लटका देते हैं, दिस इज वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। एक थ्रेड से
उसको मिड पॉइंट से हैंग कर देते हैं। तो दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। तो ये जो मैग्नेट आपने धागे से लटका दिया है, ये अपने आप को, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करेगा, ये किधर चलेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो ये अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलोंग अलाइन कर लेगा, क्योंकि इसका एक्सिस वर्टिकल है। तो अर्थ के फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट कोई रोल प्ले नहीं करेगा, तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, और वहां से छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे तो ये एसएचएम परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसकी मोशन को अफेक्ट करेगा, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलोंग अलाइंड मिलेगा, और छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देने पर ये एसएचएम परफॉर्म करेगा। ठीक है, और एसएचएम का फॉर्मूला ये रहा। इट कंसिस्ट ऑफ अ बार मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रॉम अ थ्रेड एज शोन। और यहाँ BH की जगह अपन, BH की जगह यदि अपने को अर्थ की फील्ड और डेल्टा दे रखा, तो BH की जगह B cos डेल्टा यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला और बहुत इजी केस है। ठीक है, अदिति हद ही कर रहे हो बेटा। पॉइंट टू गॉस मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसकी वैल्यू पॉइंट टू गॉस। गॉस जो है सीजीएस सिस्टम में यूनिट है। यस, घर पे भी बना सकते हैं। अब समझें क्वेश्चंस कैसे आएंगे और कैसे हैंडल करेंगे। पहला क्वेश्चन फटाफट नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। काम करने का तरीका, सारे क्वेश्चंस एक फॉर्मूले से बनेंगे। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर के जितने भी क्वेश्चंस हैं एक ही फॉर्मूले से बनेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लो और सुनो क्या लिखा है। किसी वर्ड में मेरी लिखाई में कहीं डाउट है तो, व्हेन BE is 0.5 गॉस, magnet performs 5 oscillations per minute. Find how much BE should be increased for 10 oscillations per minute. सेम इंस्ट्रूमेंट है, हमको उसकी फ्रीक्वेंसी डबल करना है, तो वो पूछते बताओ बी को कितने से बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें जो क्रिटिकल डिसीजन कभी भी लेना है, समझे बेटा, कि हमको यहाँ 2 √I/m BH यूज करना है कि B cos डेल्टा। BH को ही BE cos डेल्टा से रिप्लेस करेंगे। मान लीजिए कहीं अर्थ की फील्ड BE है और ये एंगल डेल्टा है, तो BH की वैल्यू हो जाएगी B cos डेल्टा, है ना। तो हम कई बार BH यूज करेंगे, कई बार B cos डेल्टा। तो कैसे, यदि हमको BH की वैल्यू पूछी है या दे रखी है तो BH यूज करेंगे। BE या डेल्टा में से कोई भी एक आ गया, BE या डेल्टा में से कोई भी एक आ गया, तो BH को रिप्लेस कर देंगे B cos डेल्टा से। तो यहाँ तो BE की बात कर रहे हैं तो BH से काम नहीं चलेगा, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे BE cos डेल्टा से। स्टेप 1। और फिर 95% से ज्यादा क्वेश्चन रेशियो से बनेंगे। ये बात आप नोट करना है तो नोट कर लो। ठीक है, यहां पर वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर के 95% से ज्यादा क्वेश्चन जो है रेशियो से बनेंगे। आप बस ये देखो कौन सी दो चीजों का वेरिएशन है, या कौन सी तीन चीजों का, या कौन सी चार चीजों का वेरिएशन है। क्या चेंज हो रहा है, टाइम पीरियड, उसको कैंसिल नहीं करेंगे। दो केसेस दे दिए हैं, टाइम पीरियड यानी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, बाद में अपन उसको काउंट करेंगे। ये चेंज नहीं हो रहा, कट कर दो। सेम मैग्नेट है, सिर्फ अपन बी का वेरिएशन अकाउंट करेंगे, तो बाकी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। जो दो चीजों का वेरिएशन दे रखा है या पूछा है बस, या जिन तीन चीजों का, वो रखो। यहां पर क्लियरली मेंशन्ड है, वही मैग्नेट है, वही बार मैग्नेट है, तो आई और एम चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, सिर्फ अपन इसमें चेंज पता करना चाहते हैं। ठीक है, तो प्लीज सी कैसे काम करेंगे। तो स्लो सॉल्यूशन बताता हूं पहले। टाइम पीरियड और बी का वेरिएशन है, टाइम पीरियड और बी का वेरिएशन, दिस इज प्रोपोर्शनल टू √B। जिसकी वैल्यू पूछी है हमेशा उसका पावर 1 सेट करके उसको एक तरफ ले आओ, उसका पावर 1 सेट करो, एक तरफ लेके आओ, ये कंपलसरी रूल है। तो T² इज प्रोपोर्शनल टू 1/B, तो BE इज प्रोपोर्शनल टू 1/T²। आपकी इच्छा टाइम पीरियड निकालना, टाइम पीरियड निकाल लो, और आपको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में काम करना है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दिस इज F²। तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी। तो ये एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन बनेंगे। बस ये देखना क्या क्या किस में चेंज दे रखा है और किस में चेंज पूछा है, वो रखो, बाकी सब उड़ा दो।
तो यहां तक समझे। अब BE2 divided by BE1, this is 0.5. BE1 0.5 is स्क्वायर ऑफ, यहां F है तो और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो F2 बाय F1, F2 बाय F1 यानी 4। तो B2 की वैल्यू आ गई 4 गॉस, यानी कितने से बढ़ाना है? इंक्रीमेंट इज 1.5 गॉस। कितने से बढ़ाना पड़ेगा? इज दिस ओके? बिल्कुल ठीक है। F डबल तो B 4 टाइम्स। हाँ बेटा अजीत, BE अर्थ की फील्ड है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग नहीं है बेटा। फाइनल BE की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो कितने से इंक्रीज करना है? नहीं, सही है सही है सही है, मैंने ये 4, सही बात है, 2 गॉस। बिल्कुल 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 सही है सही है, वो प्रिंटिंग एरर है, माय मिस्टेक। B इज इक्वल टू 2, मेरे दिमाग में 2 था, लिखा 4 है मैंने। नेक्स्ट, अधिबा नोट कर लिया बेटा? अधिबा, अधिबा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले, मैं पढ़ देता हूं। At a place where BH is 0.01 Gauss, magnet performs 40 oscillations per minute. At another place, it takes 2.5 seconds for one oscillation. Find BH। यहां पर अपने को BH की वैल्यू पूछिए। तो कॉमन सेंस, यहां पर अपन B cos डेल्टा यूज नहीं करेंगे। प्रशांत शानदार बेटा, दिस इज अ नाइस वे ऑफ टॉकिंग, बहुत अच्छे। एट प्लेस वेयर BH इज 0.01 गॉस वगैरह वगैरह दे रखा है। अब यहां पे देखो, यहां आपको BH की वैल्यू पूछी है, BH। तो बताओ अपन जो फॉर्मूला है उसमें कन्वर्ट करेंगे क्या BH को? 2 पाई अंडर रूट I अपॉन M BH रखेंगे कि कन्वर्ट करेंगे? BH ही रखेंगे। BH की वैल्यू दे रखी है या पूछी है, तो BH को B cos डेल्टा से रिप्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। और अपने को BH की वैल्यू पूछी है, देखो किन का वेरिएशन दे दिया, एक जगह फ्रीक्वेंसी और एक जगह टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड का वेरिएशन दिया या कहें फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन दे दिया। तो यहां पर टाइम पीरियड में चेंज दिया है, फ्रीक्वेंसी में चेंज दिया, टाइम पीरियड में चेंज दिया है, और अपने को BH की वैल्यू पूछी है, बाकी कुछ भी नहीं बताया। ये सेम, तो ये आपने लिखा टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट BH, और BH की वैल्यू पूछी तो BH को एक तरफ ले आते हैं। आप डायरेक्टली लिखना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, T² इज प्रोपोर्शनल टू 1/BH, तो BH इज प्रोपोर्शनल टू 1/T²। और आपकी इच्छा दोनों को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लो, आपकी इच्छा दोनों को टाइम पीरियड में, ठीक है। तो यहां ये अपने को खुद को जज करना है। और देखो क्या दे रखा है, फर्स्ट केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए BH की वैल्यू है 0.01, और आपको दिया है इट परफॉर्म्स 40 ऑसिलेशंस पर मिनट, 40 पर मिनट। और दूसरे केस के लिए अपने को दिया है BH की वैल्यू बताइए, और टाइम पीरियड दिया आपको 2.5 सेकंड्स, एक ऑसिलेशन का टाइम। अब एक जगह फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एक जगह टाइम, तो दोनों को या तो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लें या दोनों को टाइम पीरियड में, तो यहाँ टाइम पीरियड में कन्वर्ट करते हैं। 40 ऑसिलेशंस के लिए टाइम लग रहा है 60 सेकेंड्स, 40 ऑसिलेशंस पर मिनट, तो 40 ऑसिलेशंस के लिए टाइम लग रहा है 60 सेकेंड्स। तो वन ऑसिलेशन के लिए कितना, 60/40, दैट इज 1.5 सेकेंड्स। तो फर्स्ट वाले केस के लिए टाइम पीरियड इनडायरेक्टली दे रखा है, ये सेकेंड वाले केस के लिए टाइम हो गया, ठीक है। तो टाइम पीरियड का वेरिएशन दिया है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वेरिएशन पूछा है, ठीक है।
तो अब देखो B2/B1 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू चाहिए B2/B1 आपने पहले लिख लिया इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऊपर स्क्वायर आ जाएगा B2 ऊपर है तो T2 नीचे B और T देखो रेसिप्रोकल है तो T2 B2 जो निकालना उसका टाइम नीचे आ जाएगा और B1 उसका टाइम B1 का टाइम B1 नीचे तो उसका टाइम ऊपर चले जाएगा और इसकी जगह रख दो आप 0.01 तो B2 की वैल्यू मिल जाएगी इज इज ओके ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नोट कर लिया ये चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो लास्ट क्वेश्चन फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो मैंने शॉर्ट में कॉम्प्रेस फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया है प्लेस 1 पे एंगल ऑफ डिप 30 डिग्रीज दे रखा है और वहां 20 ऑसिलेशंस पर मिनट का टाइम है प्लेस 1 पे उसी वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर को प्लेस 2 पे लेके जाते हैं जहां की एंगल ऑफ डिप 60 डिग्रीज दे रखा है और वहां ये 15 ऑसिलेशंस पर मिनट परफॉर्म करता है और कहते हैं इन दोनों पॉइंट्स पर बी का रेशो बताओ इन दोनों पॉइंट्स पर बी ई का रेशो बताओ तो आप तो कन्वर्ट करेंगे भाई देखो क्या क्या दे रखा है डेल्टा का वेरिएशन दे दिया है फ्रीक्वेंसी यानी टाइम पीरियड का वेरिएशन दे दिया है और आपको बी का रेशो पूछा है तो ये तीन पैरामीटर्स रखना इनका वेरिएशन है ये सेम नहीं है तो टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी ई कॉस डेल्टा लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको बी और डेल्टा दोनों मेंशन करके दिया है और सेम वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर है सेम मैग्नेट है तो ये तो सेम है अपने को बी ई कैलकुलेट करना है बी का रेशो तो उसको एक तरफ ले आके पावर 1 कर देते हैं तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/b कॉस डेल्टा तो बीई इज प्रोपोर्शनल टू 1/t² कॉस डेल्टा और आप टाइम पीरियड के साथ काम करना चाहो या फ्रीक्वेंसी के साथ योर चॉइस यहाँ फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली दे रखी है दोनों ही तो बेहतर है T² को 1/t² को f² से रिप्लेस कर दें यहां तक एकदम इजीली समझ में आना चाहिए और आगे तो और इजी तो BE2/BE1 तो देखो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर न्यूमरेटर में है कॉस डेल्टा डिनोमिनेटर में है तो फ्रीक्वेंसी F2/F1 का स्क्वायर F2/F1 स्क्वायर और ये कॉस डेल्टा 2 हमेशा 2 और 1 कॉस डेल्टा 2 यानी कॉस 60 डिवाइड बाय कॉस 30 ऊपर लेना ऊपर लिख दो ये नोट कर लिया बेटा प्रशांत कहाँ हो भाई प्रशांत अभी ये ठीक है प्रशांत आज फोन लगाना ठीक है यू कॉल मी एट 8:30 यू कॉल मी मैंने मैं आपको फोकस का तरीका बताऊंगा जिससे कि आपकी स्पीड बढ़ जाए ठीक है ताकि आपको लगे कि नहीं यार सब ठीक चल रहा है स्क्रीनशॉट ले लें फिर मैं समझाता हूं इसको calculation and comparison of magnetic moment by sum and difference method calculation and comparison of magnetic moment by sum and difference method और स्क्रीनशॉट ले लो और पेन रख दो
सुनो, अंडरस्टैंडिंग पे पूरा फोकस रखना फिर, ठीक है। अमी मैम, आई एम नॉट श्योर बेटा, आंसर हो सकता है आप सही बोल रहे हो, ठीक है। चलो, बट गुड स्पीड। क्या करते हैं इसमें, एक मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट मालूम रहता है और दूसरे का पता करना रहता है। एक मैग्नेट नोन रहता है, दूसरा अननोन मैग्नेटिक मोमेंट का रहता है। तो अननोन मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए सम और डिफरेंस पोजीशन यूज करते हैं। ये क्या होती है, एक बार ऐसा रखते हैं कि दोनों मैग्नेट्स का मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में है और दोनों को कंबाइन करके टाइम पीरियड मेजर करते हैं। तो जब दोनों को ऐसे रखा है कि दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में, तो उसको कहते हैं सम पोजीशन। तो यहाँ पे जो सिंगल मैग्नेट से रिप्लेस करेंगे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 + I2 मिलेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐड हो जाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स भी ऐड हो जाएंगे, सम पोजीशन में मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स भी ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ इस पूरे सिंगल मैग्नेट का, इसको सिंगल से रिप्लेस करेंगे, उसका टाइम पीरियड निकालना है तो 2π√I/m में I की जगह I1 + I2 लिखेंगे और M की जगह M1 + M2। तो ये सम पोजीशन के लिए टाइम आ गया। नेक्स्ट टाइम इन्हीं दो मैग्नेट्स को ऐसा रखते हैं कि दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट्स अपोजिट डायरेक्शन में है, और फिर इसको एक सिंगल मैग्नेट जैसा ट्रीट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो स्केलर भी नहीं है, लेकिन वो वेक्टर तो नहीं है कि वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट तो कभी होता ही नहीं है वो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कंबाइंड सिस्टम का अभी भी I1 + I2 ही आएगा, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड ही होगा। लेकिन जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा M1 - M2। क्या जाएगा, M1 - M2। तो अब इसको यदि अपन सिंगल मैग्नेट जैसा ट्रीट करें तो 2π√I/m/BH में I की जगह तो I1 + I2 आ जाएगा और M की जगह M1 - M2 आ जाएगा। तो ध्यान से देखें, ये दोनों बहुत इजीली लिख सकते हैं। यहां मैग्नेटिक मोमेंट डिफरेंस पोजीशन में कम हो गया है तो डिनोमिनेटर कम हो गया है, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड, आप ध्यान से देखो, यहां पर क्या सेम है टाइम पीरियड, यदि कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों के लिए सेम है, तो ये दोनों के लिए सेम है, ये दोनों के लिए सेम है, दोनों केसेस में सेम है, सिर्फ m चेंज हो रहा है। तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। तो यदि m की वैल्यू कम होगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। तो ये स्टोर कर लो, डिफरेंस पोजीशन का टाइम बढ़ जाता है। और रेशो निकालेंगे तो भाई ये जो सर्कल में डाला है, ग्रीन बॉक्स में डाला है, वो तो सेम है। तो रेशो कैलकुलेट करेंगे तो ये जो अपन ने लिखा रिलेशन, डिफरेंस वाला टाइम पीरियड ऊपर है तो स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस m के डिफरेंस की वैल्यू इधर नीचे आएगी स्क्वायर रूट में, और सम वाला टाइम नीचे, तो मैग्नेटिक मोमेंट का सम स्क्वायर रूट में ऊपर चले जाएगा। दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी बताऊंगा रॉड के लिए जो फॉर्मूला है, भूल गए तो मैं बता दूंगा। इज दिस ओके, इज दिस मच ओके? मजा आ रहा है, बढ़िया बढ़िया, एंजॉय एंजॉय फिजिक्स, वंडरफुल। अच्छा, अब एक फॉर्मूला तो मैंने यहाँ कॉमन सेंस से डिराइव कर दिया कि टाइम पीरियड का रेशियो निकालना है, ये कॉन्सेप्ट यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला आपको डिराइव करना है, आपके लिए होमवर्क एक्सरसाइज है, इस फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला आपको डिराइव करना है ना। तो ये दोनों आपको याद रखना है, दोनों फॉर्मूले आपको याद नहीं रखना, ऑन द स्पॉट आप डिराइव कर लोगे, और मैं तरीका बताऊंगा रिकॉल करने का। ऑन द स्पॉट बिना स्टेप्स परफॉर्म किए फॉर्मूले आप डिराइव कर सकते हैं। इसमें आपको होमवर्क जो दे रहा हूं उसमें ध्यान रखना, M1 बड़ा वाला मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर है, छोटा वाला नीचे है ना, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगी ना। M1 को बड़ा माना है, M2 को छोटा माना है, तो M1/M2 ये रिलेशन आपको डिराइव करना है, ठीक है। और ऑन द स्पॉट ये बिना डिराइव किए कैसे लिखेंगे, बिना मेमोराइज किए भी लिख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, तो वो मैं बताता हूं। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस लॉजिक कि भाई यहाँ पे जो टाइम पीरियड है 2π√I/m/BH में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 + I2 रहता है, ये सेम है, ये सेम है। तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m इन टू केसेस।
तो यदि डिफरेंस वाला टाइम डिवाइडेड बाय सम वाला टाइम है, तो स्क्वायर रूट में डिफरेंस वाला मैग्नेटिक मोमेंट नीचे आ जाएगा और सम वाला मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर चले जाएगा। ये ऑन द स्पॉट लिख सकते हैं, ये इजी है। एक पॉइंट, पहला पॉइंट। दूसरा, यदि अपने को मैग्नेटिक मोमेंट्स का रेशियो चाहिए तो यहां इसी को लिखेंगे, m इज प्रोपोर्शनल टू 1/t², m इज प्रोपोर्शनल टू 1/t²। तो ये ध्यान रखना है, m1/m2 लिखना है तो टाइम पीरियड के स्क्वायर्स का सम और डिफरेंस आएगा। टी स्क्वायर का सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस तो याद रहेगा भाई, इसमें भी एक सम और डिफरेंस का रेशियो स्क्वायर रूट के साथ। यहां पर जब m1/m2 आपको कैलकुलेट करना है तो टी स्क्वायर का एक जगह सम आएगा और टी स्क्वायर का एक जगह डिफरेंस आएगा। तो इसमें स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, दो अलग अलग टाइम पीरियड का स्क्वायर आ जाएगा। यदि ऊपर बड़ा वाला मैग्नेटिक मोमेंट है तो ऊपर बड़ा वाला टर्म आएगा, नीचे छोटा वाला मैग्नेटिक मोमेंट, नीचे छोटा वाला टर्म। और हमेशा पहले टीडी लिखना, ये बड़ा डिफरेंस वाला टाइम पीरियड बड़ा होता है तो बड़ा, और यहाँ छोटा नंबर। एक क्वेश्चन से आपको एक बार और समझाऊंगा, बहुत इजीली इसको रिकॉल कर सकते हैं, यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, यू कैन रिकॉल इट रियली कंफर्टेबली, कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको नोट करना है, ये तो टेक्निक अभी ये वापस रिपीट हो जाएगी। ठीक है, याद हो जाएगा, इजी है, चलो बहुत ही बढ़िया बेटे, याद हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी रिकॉल करना है तो आई विल एक्सप्लेन। Time in sum and difference positions have ratio of 1:3. Time in sum and difference position have ratio 1:3. Find m1 by m2. Find m1 by m2. ठीक है, चलो लास्ट टाइम, क्योंकि आपको साल भर तक रिटेन करना है। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट के रेशियो में टी स्क्वायर का सम डिफरेंस आएगा, ये आपने यहां से आइडेंटिफाई कर लिया। टी स्क्वायर, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर, ये अब आप नहीं भूलोगे, देखना है, मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया है। और बड़ा मैग्नेटिक मोमेंट है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, बड़ा टर्म ऊपर होना चाहिए, नीचे छोटा टर्म। और हमेशा डिफरेंस का टाइम बड़ा रहता है तो बड़ा पहले आ जाएगा। और देखो दोनों टाइम्स का रेशियो कितना दिया, 1:3। तो छोटा वाला टाइम, सम वाला टाइम टी माना है, तो डिफरेंस वाला टाइम बड़ा रहता है तो वो 3t हो जाएगा। ये सम वाला टाइम, छोटा वाला टाइम, डिफरेंस वाला टाइम, बड़ा वाला टाइम रख दो यहाँ, यहाँ रख दो 3t, 9t² प्लस t², इसकी जगह 3t रख दिया, नीचे 9t² माइनस t², तो 10t² बाई 8t², 5/4, दैट इज 1.25। बढ़िया बढ़िया, 1.5/4। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हटा दू ये, टफ नहीं लगेंगे, रिलेटिवली टफ आते हैं क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन दूंगा आपको करने के लिए चैलेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो केसेस, वेरी क्रिटिकल। कटिंग ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट को कट करते हैं तो टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो स्टैंडर्ड दो केसेस हैं वो मैं आपको समझाता हूं, फिर कोई भी नया केस आप कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज पे अटेंशन, क्या है, और स्क्रीनशॉट भी बाद में ही लेना। एक बड़ा सा मैग्नेट है, उसका टाइम पीरियड है t0। ठीक है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट I0 है, जिस एक्सिस के अबाउट वो ऑसिलेट कर रहा है। मास m0, लेंथ l0, मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M0। इसको ऐसे काटा है कि इसकी लेंथ आधी हो गई है, और जो आधा पार्ट है उसको उसके मिड पॉइंट से लटका दिया है। उसको आधा काटा है, जो आधा पार्ट बना है वापस से उसको उसके मिड पॉइंट से लटका दिया है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में, बाकी सब सेम। अब टाइम पीरियड पूछा है, प्लीज पे अटेंशन, फोकस। यहां पर
सबसे पहले आप देखो कि जो टाइम पीरियड है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मैग्नेटिक मोमेंट डिसाइड करेंगे, क्योंकि बीच तो चेंज हो ही नहीं रहा है। टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी एच में आप प्लेस चेंज नहीं कर रहे हो, प्लेस चेंज नहीं हो रहा है, वहीं की वहीं अपन टाइम पीरियड निकाल रहे हैं, तो बी एच की वैल्यू सेम है। तो मैग्नेट को काटा पीटी करके आपने नया मैग्नेट में कन्वर्ट किया तो ये चीजें चेंज होती हैं। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ध्यान से सुनना, आई इज एम एल स्क्वायर बाय 12 है ना, किसी भी रॉड के लिए इस एक्सिस के अबाउट, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाय 12 होता है। तो अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पहले आई नॉट था किस फैक्टर से चेंज होगा, बताओ मास कितना हो गया, मास के कारण कितना फैक्टर आएगा। बहुत इजी है सर, बीच में से काट दिया तो मास के कारण 1/2 का फैक्टर आएगा। लेंथ आपने आधी कर दी काट के, तो लेंथ के कारण 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, लेंथ के कारण 1/4 का फैक्टर आएगा, दिस इनटू ओरिजिनल। जिस फैक्टर से चेंज हो रहा है बहुत इजीली पता चल रहा है, ये आधा हो जाएगा, इसके कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधा होना चाहिए, ये 1/4 हो रहा है इसके कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 होना चाहिए। तो जो आपने काट के आधा पार्ट बनाया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओरिजिनल का 1/8 हो गया। पहले सिर्फ इसमें यस और नो बोलो आप, अंडरस्टैंडिंग है तो वाई। सबने बोल दिया का मीमा। बेटा एम एल स्क्वायर बाय 12 याद नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल आएगी, तो आप यहां से शुरुआत करो कि हाँ सर जो फॉर्मूला दे रहे हैं ये सही है, मास आधा हुआ उसके कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधा होना चाहिए, लेंथ 1/2 के फैक्टर से चेंज हुई तो एल स्क्वायर 1/4 हो गया, तो जो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो पुराने वाले का 1/8 हो गया, 1/8 का फैक्टर आएगा। अब मैग्नेटिक मोमेंट ध्यान से सुनो, मैग्नेटिक मोमेंट इज पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। पोल स्ट्रेंथ तो एरिया पे डिपेंड करती है, पोल स्ट्रेंथ आपने चेंज करी नहीं है, पोल स्ट्रेंथ आपने चेंज नहीं करी, सिर्फ लेंथ आधी कर दी है। तो जो आधा मैग्नेट नया मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक मोमेंट सिर्फ इसके कारण आधा होगा, ठीक है, आधा हो जाएगा। अब ध्यान से लास्ट पॉइंट, टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी एच। तो जो नया टाइम पीरियड है उसमें इसके कारण जो फैक्टर आएगा स्क्वायर रूट में कितना आएगा, इसके कारण 1/8 का फैक्टर आएगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, इसके कारण कितना फैक्टर आएगा नीचे 1/2। ओरिजिनल टाइम पीरियड से डायरेक्टली नया टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं भाई, यहाँ जो फैक्टर ऑफ चेंज है वो निकाल लेते हैं, इसके कारण स्क्वायर रूट ऑफ 1/8 आएगा, इसके कारण स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 अंदर आएगा, तो ये जो नया टाइम पीरियड है ये पुराने वाले का आधा हो जाएगा। नीचे ये 4 बचा रह जाएगा, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, टाइम पीरियड भी हाफ हो जाएगा। इज दिस क्लियर? एक बार और रिपीट करूंगा इसको, एक एक स्टेप, लेकिन फिर भी इसमें वाई और एन मैं जानना चाहता हूं कितने लोगों की नो है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, वाई 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 वाई, अरे वाई 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 वाई। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट, टेक द स्क्रीनशॉट। सचिन, ए, अरे उज्जवल, सचिन है और अजय है, दो लोगों ने बोला है। देखो ये एरिया है, अपन ऐसे काटेंगे तो एरिया कैसे चेंज होगा, ठीक है। चलो जिन लोगों को ये इसमें दो लोगों ने बोला कि नो, उन लोगों के लिए नेक्स्ट वाला डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा, प्लीज पे अटेंशन। अब की बार उसको लेंथ के पैरेलल काटा है, उसको लेंथ के पैरेलल काटा है, किसी भी शेप का हो सकता है, ऐसे काट दिया है, ठीक है, अपन तो रेक्टेंगुलर ही लेते हैं। इसका टाइम पीरियड टी नॉट है, अब ये जो आधा हाफ है काट के इधर लटका दिया, इसका टाइम पीरियड। तो एक एक करके वेरिएशन देखते हैं। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्यान से सुनिएगा बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो अपन यूज करते हैं एम एल स्क्वायर बाय 12। बताओ इसमें मास के कारण नया वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ वाले का लिखना है, इसके कारण कितना हो जाएगा, मास आधा कर दिया आपने, ऐसे काट दिया, लेंथ के पैरेलल काट दिया तो एरिया आधा किया, लेंथ तो उतनी की उतनी, उतनी बड़ी रॉड अभी भी है बार मैग्नेट, तो मास के कारण 1/2, लेंथ चेंज नहीं हो रही है तो इसमें कोई चेंज नहीं है, इन दोनों में कोई चेंज नहीं है, तो ये I0/2 हो जाएगा,
ठीक है, सचिन और दो लोग थे यार, नाम भूल गया मैं, वो लोग, उनसे पूछूंगा भाई ये समझ में आया कि नहीं। फिर जो मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज एम इंटू एल, तो जो नया मैग्नेटिक मोमेंट है आधा मैग्नेट काटने के बाद बना, भाई लेंथ तो चेंज नहीं हो रही है, एरिया आधा रह गया ना, इसके कंपैरिजन में तो एरिया आधा हो गया, तो ये 1/2 टाइम्स हो गया, तो सिर्फ एक 1/2 का फैक्टर आएगा। ठीक है, जिन दो लोगों ने नो बोला था उन लोगों से पूछना बेटा ये क्लियर है? वो दोनों का नाम मेरे को याद है, मतलब ऐसे देख के ये पहचान लूंगा, जल्दी बोलो। सचिन, ओके बेटा। सिमेट्री कट इसलिए करते हैं क्योंकि क्वेश्चन वही आता है, नॉन सिमेट्रिकली कट करेंगे तो भी आप कर लोगे, ये सीख लो। अब टाइम पीरियड है 2 पाई √I/m/b/h। नया टाइम पीरियड लिखना है तो पुराने वाले टाइम पीरियड में फैक्टर ऑफ चेंज कितना आएगा, स्क्वायर रूट में बताओ, इसके कारण कितना फैक्टर आएगा न्यूमिनेटर में, ये आधा हो गया, इसके कारण कितना फैक्टर आएगा 1/2 डिनोमिनेटर में, टाइम्स द ओल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, इट रिमेन सेम, यस यस राम, बहुत बढ़िया, दिस रिमेन सेम, तो ऐसे काटापीटी करने पे इट रिमेन सेम। ठीक है, इज दिस क्लियर? अब ये स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट। नहीं नहीं, याद नहीं रखना बेटा, ये तो मैं चाहता हूं कि आप ऑन द स्पॉट फटाफट एनालिसिस परफॉर्म करके डिराइव करें, याद रह जाता है बात अलग है। ठीक है, इसमें एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखो, लेकिन उसमें सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको तकलीफ देगा, अब देखते हैं वो तकलीफ देता है कि नहीं देता है। बहुत ध्यान से सुनना, एक मैग्नेट को जिसका टाइम पीरियड T0 है, इसको ऐसे कट किया दो पार्ट्स में। ठीक है, दिस इज पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 पार्ट 2, और इन दोनों को वापस से ज्वाइन किया म्यूचुअली परपेंडिकुलर पोजीशन में, दोनों पार्ट्स को 1 और 2 को ऐसे ज्वाइन कर दिया, और ये लटका दिया। यहां टाइम पीरियड T0 है, ये टाइम पीरियड पता करना है। ठीक है, उसको लेंथ के पैरेलल दो पार्ट्स में कट किया। प्रशांत, अरे सॉरी मत बोलो बेटा आप, मैं बता दूंगा क्या करना है। ठीक है, तो दो पार्ट्स में कट किया और दोनों पार्ट्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर जोड़ दिया वापस से। अब टाइम पीरियड पूछा है आपको, ये आपका चैलेंज क्वेश्चन है। चलो ये मैं बता देता हूं, यहां पर ध्यान से सुनो, इन दो पार्ट्स के लिए वापस जोड़ने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा। जैसे इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 माना है, वैसे तो आई आधा आधा हो जाएगा, ये I2। तो इस मैग्नेट के लिए जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज I1 प्लस I2, और वापस से भैया इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी रख दिया, तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अरे वो वेक्टर नहीं है कि √I1² प्लस I2² हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो यहां पर भी जो कॉम्बिनेशन का, न्यू कॉम्बिनेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो दोनों पार्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करके ही आएगा। बस ये 11 का पार्ट है, ये नहीं आ रहा है तो बस ये अभी मानना पड़ेगा। ठीक है, अब उसमें नहीं जा रहा मैं, इन दोनों पार्ट्स के, और यहां पर इसका मैग्नेटिक मोमेंट m/2 है, इसका भी m/2 होगा, तो यहां पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट ओरिजिनली है m,
यहां पर दोनों m/2 ऐड होंगे कि अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का फंडा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एम न्यू निकालना है तो स्क्वायर रूट टू m/2। यहाँ तो दोनों सेमी डायरेक्शन में m/2 दोनों ऐड हो रहे हैं, ठीक है, तभी m आ रहा है। और यहाँ पे दोनों m/2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ये आ जाएगा m/√2। अब टाइम पीरियड इज 2π√i/m/b/h। इसमें भाई यहाँ टाइम पीरियड में इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो स्क्वायर रूट में यहाँ क्या चेंज आ रहा है, एम किस फैक्टर से चेंज हो रहा है, √2m/2 आ गया ना रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट, √2m/2 यानी m/√2। तो यहाँ 1/√2 का फैक्टर आ गया, बस T0। इज दिस क्लियर आयुषी सर? 11th इज वीक, ठीक है बेटा हो जाएगा, लेकिन अभी ये इतना तो ध्यान रखो कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेक्टर थोड़ी है, वो तो I1 + I2 आएगा, ठीक है। और बस लास्ट 2 मिनट्स, टेंजेंट लॉ, चलो इसको कल देख लेंगे, टेंजेंट लॉ एंड टेंजेंट गैल्वानोमीटर, ठीक है। चलो m/2 कैसे, मैग्नेटिक मोमेंट जैसे यहां पर इस मैग्नेट को यूं कट किया आपने, तो ये जो ऊपर पार्ट बना, इसके लिए पोल स्ट्रेंथ आती होगी, लेंथ तो उतनी की उतनी। तो जो नया मैग्नेटिक मोमेंट इसका है उसमें मैग्नेटिक मोमेंट m/2 आ गया और लेंथ l। यस यस, यू कैन कॉल मी रिगार्डिंग योर स्टडीज अदीबा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। फ्यूरियस, अक्षिता व्हाट इज फ्यूरियस? धन्यवाद। फ्यूरियस अक्षिता व्हाट डू यू वांट टू से बेटा? चलो बेटा खुश रहो सब लोग, खम्मा गणी।